हे एवरीवन, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और दुआ है कि सभी लोग हमेशा अच्छे रहें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा साल 2024 में अगस्त में जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, जो कि अब कल पारित हो चुका है और 288 जो है इसके पक्ष में वोट पड़े हैं और 232 जो है विपक्ष की तरफ से इसमें वोट पड़े हैं और अब ये कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है और मुसलमानों के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है और इंडियन मुस्लिम्स और मतलब का कहना है कि ये जो है गवर्नमेंट ने उनके अधिकारों को छीनने के लिए लाया है। और कल तो दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी जी ने जो है बिल की कॉपी ही लोकसभा में फाड़ दी और इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही गहराई से ये जानने वाले हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है और क्या इसकी हिस्ट्री रही है, कौन लोग इसे चलाते हैं और वक्फ बोर्ड जो है वो इंडिया में कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह की वीडियो है। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आपको इस टॉपिक को समझना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यूट्यूब पे इससे बेस्ट वीडियो नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है तो हम जो है इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम इसका पार्ट लेंगे और फिर इसके बाद मैं लाऊंगी इसका पार्ट 2। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को साथ में मिलकर। जब ब्रिटिशर्स का राज आया तो उन्होंने मुसलमानों की बहुत सी वक्फ की जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। नेहरू ने इंडियन वक्फ एक्ट पास किया और प्रावधान किया कि कांग्रेस का नाम लिए बिना इंदिरा गांधी ने सभी चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिख के कहा कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज को खाली कर दें। सच्चर कमेटी ने कहा कि वक्फ में मिसमैनेजमेंट इतना है कि 6 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद भी 30% से ज्यादा मुसलमान एकदम गरीबी में जी रहे हैं। जब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था, उससे पहले इस देश में भाजपा और मोदी का शासन नहीं था, उससे पहले कांग्रेस का शासन था। नई दिल्ली में राजधानी बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सी वक्फ जमीनें घेर ली, जो आगे चलकर एक बड़ी प्रॉब्लम बनती है। हमने दिल्ली के 3 इलाकों की पड़ताल की, जहां मंदिर ही नहीं, बस अड्डा, सड़क और यहां तक कि कूड़ा घर पर भी वक्फ अपना दावा जता रहा है। 2004 में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने एंटीलिया कमर्शियल को एक नोटिस दे दिया, लेकिन अंदर ही अंदर पैसे का लेन देन हो जाता है। लेकिन मोदी सरकार के नए नियम से देश की बहुत सी मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर संकट आने वाला है। ये है वो जामा मस्जिद जहां पर कुछ ही देर पहले क्रेन के जरिए पूरे सामने के अवैध निर्माण को ढा दिया गया है। अफवाहें फैलाई गईं कि अगर वक्फ ने कह दिया कि ये जमीन उनकी है तो वो उनकी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों को इसी प्रकार से घोषित कर सके। नए कानून के हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी जिसको सरकार अपनी बताती है वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी, बल्कि सरकार की हो जाएगी। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। अगर आप हिंदू हैं तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि किसी उदार हिंदू ने अपनी संपत्ति गौशाला के नाम कर दी, अपना खेत शमशान के नाम कर दिया। वैसे ही अगर कोई मुसलमान अपनी संपत्ति दान करके समाज हित के कार्य करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि मुस्लिम परोपकार करने के लिए अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम करते हैं। अगर कोई संपत्ति अल्लाह के नाम एक बार कर दी गई तो उसे सिर्फ समाज हित में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। वक्फ किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे मदरसे के लिए, अनाथालय के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, दरगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, टॉम के लिए, अस्पतालों के लिए, गरीबों को खाना खिलाने के लिए, हज भेजने के लिए और फकीरों के कपड़ों और खाने के लिए भी
वक्फ किया जाता है। वक्फ की संपत्ति से जो इनकम होती है उससे इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। मानकर चलिए कि किसी जिले में ऐसी डेड बॉडीज हैं जिन्हें कोई लेने नहीं आता और कोई मुसलमान चाहता है कि ऐसे लोगों का भी अंतिम संस्कार होना चाहिए, तो मानकर चलिए वो अपनी 2 बीघा जमीन अल्लाह के नाम कर देगा। अब इस जमीन से जो इनकम आएगी उससे अननोन डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार होता रहेगा। ये वक्फ का कॉन्सेप्ट है। वक्फ के पर्पज को पूरा करने के लिए उसके डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करने का जिम्मा एक आदमी को दिया जाता है जिसे मुतवल्ली कहा जाता है। जो आदमी वो वक्फ बना रहा होता है या वो संपत्ति जो दान कर रहा होता है वही मुतवल्ली को अपॉइंट भी करता है। इसके लिए वक्फ के एग्रीमेंट के हिसाब से एक फिक्स्ड इनकम दी जाती है। कई बार मुतवल्ली की जगह ये काम एक कमेटी को दिया जाता है। एक राज्य में जितनी भी वक्फ संपत्तियां होती हैं उन्हें देखने का काम उस राज्य के वक्फ बोर्ड का होता है। अगर वक्फ की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया या वक्फ बोर्ड कहता है कि फलाने आदमी ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लिया है और उस पर अतिक्रमण कर लिया है, तो ऐसे में केस जाएगा वक्फ ट्रिब्यूनल के हाथ में। अब वक्फ ट्रिब्यूनल तय करेगा कि कोई ज़मीन वक्फ की है या नहीं है। यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक वक्फ बोर्ड और एक वक्फ ट्रिब्यूनल। और मार्केट में आज जो सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं वो इन्हीं 2 नामों के अराउंड फैलाई जाती हैं। पहले कि अगर वक्फ वालों ने बोल दिया कि ये ज़मीन वक्फ की है तो वो ज़मीन वक्फ की हो जाएगी। दूसरा, वक्फ बोर्ड ने अगर बोल दिया कि ये ज़मीन वक्फ की ही है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और तीसरा कि वक्फ के मामलों में वक्फ बोर्ड ही अपने केस को सुनता है, तो जो वक्फ ने बोल दिया वो फाइनल है, ना अपील और ना दलील। लेकिन सच्चाई इसके एकदम उलट है। सच्चाई क्या है इसे जानने के लिए अंत तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमें थोड़ी देर के लिए वक्फ की हिस्ट्री से गुजरना होगा। वक्फ इस्लामिक कल्चर का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इंडिया में भी 12वीं सेंचुरी से ही, सल्तनत काल से ही वक्फ बनने लगे थे। उसके बाद मुगल काल आता है, उसमें भी वक्फ में संपत्ति बहुत ज़्यादा दान में दी जाती है। मुगल टाइम में बड़ी बड़ी संपत्तियाँ वक्फ में दान की गई। ब्रिटिश हिस्टोरियन W.W. हंटर ने अपनी बुक इंडियन मुसलमान्स में लिखा है कि बंगाल का चौथा हिस्सा वक्फ के काम में था। वक्फ के काम सही से हो रहे हैं या नहीं ये सुपरवाइज करने का काम पहले काजी करते थे। काजी एक तरह से मुस्लिम समाज में जज होता था। इंडिया में वक्फ का सबसे पहला रेफरेंस साल 1185 में आता है। ऐनुल मुल्क मुल्तानी की किताब इंसाए महरू में मेंशन्ड है कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 विलेज डोनेट किए थे। एक तरह से जब भारत के एक बड़े हिस्से पर मुस्लिम राजाओं का राज आया तो उस वक्त बहुत सी ज़मीनें वक्फ के काम में दान दी गईं। लेकिन मुगलों के पतन के बाद अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेज राज के समय भी वक्फ का काम होता था, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि वक्फ ज़मीनों पर उनका कंट्रोल हो जाए और नए सिरे से व्यवस्था चलाई जाए। इसलिए 1810 में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो नए रूल्स और रेगुलेशंस लाएंगे और काजी वाली व्यवस्था को ख़त्म करेंगे। अंग्रेजी राज में काजी का काम अंग्रेजी सरकार के जजों में आ गया। वक्फ के नियम कानून और उसकी इंटरप्रिटेशन का काम भी इंग्लिश जजेस के पास आ जाता है, जिन्हें वास्तव में इस्लाम के नियम और कानून के बारे में ज़्यादा अधिक मालूम नहीं था। इस तरह वक्फ ज़मीनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया और इनकी इनकम को ईसाईयत यानी क्रिश्चियनिटी और इंग्लिश एजुकेशन को आगे बढ़ाने में शुरू कर दिया। साल 1863 में ब्रिटिशर्स रिलीजियस इंडोनमेंट एक्ट लेकर आते हैं, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने वक्फ की संपत्तियों के लिए अपने मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वक्फ की सारी संपत्तियों पर अपने कब्जे कर लिए, जिसका मुस्लिम समाज ने खूब विरोध किया। 1900 आते आते वक्फ का मामला इंडिया के मुस्लिम नेताओं के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है और वक्फ रिफॉर्म और नेशन वाइड वक्फ लॉज की डिमांड बढ़ने लगती है। इस कारण अंग्रेजों ने 1913 और 1930 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 पास करके वक्फ को मान्यता दे दी। मतलब अंग्रेजों के नियमों ने भी मान लिया कि वक्फ लीगल है और ये एग्जिस्ट करता है और मुसलमानों को वक्फ करने का धार्मिक अधिकार है। लेकिन जब साल 1947 में पार्टीशन होता है तो वक्फ का मसला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा पार्टीशन के कारण पाकिस्तान चला जाता है, गांव के गांव खाली हो जाते हैं और वक्फ की ज़मीनें जो परोपकारों के लिए दान दी गई थीं वे यूं ही पड़ी रह जाती हैं। इनमें से बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को सरकार ने ले लिया और उसमें अपने ऑफिसेज वगैरह बना लिए और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पर आम लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने ही कब्जा कर लिया। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसे ही पड़ी रह गई क्योंकि वहाँ पर कोई मुसलमान बचा ही नहीं। इस कारण दोबारा से वक्फ संपत्ति का अच्छा मैनेजमेंट करने की बात होने लगी। साल 1954 में नेहरू सरकार ने इंडियन वक्फ एक्ट पास किया। इसके हिसाब से हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होगा। इसी तरह साल 1959 में पब्लिक वक्फ एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट पास किया गया। इसके तहत वक्फ मैनेजमेंट या कहें कि वक्फ बोर्ड छोड़ दी गई वक्फ प्रॉपर्टीज की रिकवरी और पोजेशन के लिए क्लेम्स फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ने वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है
तो वक्फ बोर्ड या वक्फ मैनेजमेंट उसे छुड़वाने के लिए क्लेम कर सकता है। ये एक्ट कुछ साल के लिए ही बना था, लेकिन ये एक्सटेंड होता रहा और अभी तक चल रहा है। इसी तरह साल 1964 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, क्योंकि पता चला कि खुद केयर टेकर यानी मुतवल्लीज ही वक्फ बोर्ड की नॉलेज के बिना ही प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं, यानी वक्फ की जमीनों को बेच रहे हैं। इसलिए वक्फ कानून में संशोधन करके वक्फ बोर्ड्स को ये पावर दी गई कि वे मुतवल्लीज के खिलाफ एक्शंस ले सकते हैं। साथ में सिया समाज से संबंधित वक्फ संपत्तियों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाने का प्रोविजन भी किया गया। लेकिन अभी भी वक्फ प्रॉपर्टीज का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चल रहा था। वक्फ की जमीनों पर भूमाफिया, पॉलिटिशियंस और मुतवल्लीज कब्जा करते जा रहे थे। लंबे डिस्कशन के बाद साल 1995 में वक्फ एक्ट लाया गया। वक्फ के कानूनी इतिहास में यही एक्ट सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है, इसलिए इसे ध्यान से सुनने की जरूरत है। वक्फ एक्ट 1995 में प्रावधान किया गया कि वक्फ की जमीनों के मैनेजमेंट के लिए राज्यों के पास अपने वक्फ बोर्ड होंगे। उस वक्फ बोर्ड में एक चेयरमैन होगा जो मुस्लिम समाज से ही होगा, और इसके अलावा एक या अधिकतम 2 सदस्यों को उस राज्य के मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक और स्टेट बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य और मुतवल्लीज मिलकर चुनेंगे। लेकिन इन सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। राज्य की वक्फ बोर्ड में एक ऐसा भी सदस्य होगा जिसे टाउन प्लानिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल वर्क, फाइनेंस, एग्रीकल्चर आदि किसी क्षेत्र में नॉलेज होगी। इस सदस्य को राज्य सरकार मनोनीत करेगी। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा एक ऐसे सदस्य को भी नॉमिनेट किया जाएगा जिसे शिया और सुन्नी इस्लामिक थ्योरीज की नॉलेज होगी। इसी तरह बोर्ड में एक अधिकारी को भी राज्य सरकार की तरफ से मेंबर बनाने के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, जो कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा। वक्फ कानून 1995 ने तय किया कि कोई भी मंत्री वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता। एक तरह से 1995 के वक्फ एक्ट से हर राज्य में जो वक्फ बोर्ड बनने थे, जिनका जो प्रावधान लाया गया, उनमें सभी सदस्य मुस्लिम होने थे, जैसे बाकी धर्मों के बोर्ड और ट्रस्ट में होता है। लेकिन ये बोर्ड मुस्लिमों का कोई प्राइवेट संगठन नहीं है, बल्कि राज्य सरकार का बनाया हुआ बोर्ड है, और इन बोर्ड्स को काम दिया गया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज के मिसयूज पर रोक लगाएंगे। वक्फ एक्ट 1995 में ही वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसका काम था कि अगर वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर कोई विवाद है तो इस पर सुनवाई करेगा। इसलिए यहां पर थोड़ा वक्त वक्फ ट्रिब्यूनल के बारे में जानने में खर्च करते हैं। ट्रिब्यूनल दरअसल कोर्ट्स होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों जैसे रेलवे, टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन आदि में ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं ताकि इन मामलों की जल्दी सुनवाई हो सके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर कम से कम बर्डन पड़े। ट्रिब्यूनल बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उस क्षेत्र का टेक्निकल नॉलेज होना है। नॉर्मल जजेस को बहुत से क्षेत्र की नॉलेज नहीं होती, इसलिए सरकार की तरफ से इस तरह के स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, जैसे सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, आर्म्ड फोर्सेज का भी ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो पर्यावरण को देखता है, और ऐसे ही रेलवे ट्रिब्यूनल है। उसी तरह ही सरकार ने वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए हैं। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 83 के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल में एक सदस्य स्टेट जुडिशियल सर्विस का होगा, मतलब एक सरकारी जज होगा जो डिस्ट्रिक्ट सेशन और सिविल जजेस यानी क्लास 1 के लेवल से कम रैंक का नहीं होगा। यही आदमी वक्फ ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होगा। एक सदस्य स्टेट सिविल सर्विस से होगा, मतलब पीसीएस से आएगा, जो एडीएम लेवल की रैंक से कम नहीं होगा। और एक सदस्य ऐसा होगा जिसे मुस्लिम लॉ के बारे में जानकारी होगी, मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में भी जानकारी होगी। इस तरह वक्फ ट्रिब्यूनल पूरी तरह सरकारी होता है, पूरी तरह निष्पक्ष और गैर मजहबी, जैसे बाकी सिविल कोर्ट्स होती हैं। जैसे कस्टम के केस कस्टम ट्रिब्यूनल में जाते हैं उनकी टेक्निकलिटी की वजह से, वैसे ही वक्फ प्रॉपर्टी की टेक्निकलिटी की वजह से वक्फ प्रॉपर्टी के केस वक्फ ट्रिब्यूनल में जाते हैं। ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होता है, जैसे बाकी ट्रिब्यूनल्स का भी होता है, और होगा ही, वो कोर्ट्स ही होते हैं। चूंकि वे स्पेसिफिक पर्पज के लिए होते हैं, इसलिए उन्हें ट्रिब्यूनल बोल दिया जाता है। वक्फ ट्रिब्यूनल के बारे में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि इसका फैसला अंतिम है और इसके मामले में आप किसी और जगह सुनवाई के लिए नहीं जा सकते। ये पूरी तरह झूठ है। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 83 के 9वें पार्ट के अनुसार हाईकोर्ट वक्फ से जुड़े वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा सुने गए मामले के रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर सकती है, ये देखने के लिए कि ये सब लीगली तरीके से हो रहा है या नहीं। और अगर हाई कोर्ट को कुछ गलत लगता है तो ट्रिब्यूनल के फैसले बदल भी सकती है, संशोधित भी कर सकती है वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ। एक अफवाह और उड़ाई जाती है कि वक्फ बोर्ड जिस चाहे जमीन पर हाथ रख देगा और वो जमीन उसकी हो जाएगी। अब इसकी हकीकत जान लीजिए। दरअसल देश में मुस्लिम समाज से आने वाले बहुत से लोगों ने गरीब लोगों और समाज हित के लिए बहुत सी संपत्तियां दान में दी थी, जिनमें से बहुत सी संपत्ति पर आज खुद सरकार का और भू माफियाओं का कब्जा है। इसलिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट ये कि अगर कोई अपनी संपत्ति समाज हित या धर्म के हित में दान देना चाहता है तो ये आसान काम नहीं है। पहले वक्फ बोर्ड की तरफ से उस संपत्ति का सर्वे किया जाएगा,
बाद में प्रशासन की तरफ से सर्वे किया जाता है और जब ये क्लियर हो जाता है कि अमुक संपत्ति उसी व्यक्ति की है, तभी कोई संपत्ति वक्फ की जा सकती है, अन्यथा नहीं। वक्फ होने के बाद वह संपत्ति अल्लाह के नाम हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने उस जमीन का अतिक्रमण कर रखा है या पहले से वक्फ की हुई जमीन पर कब्जा करके बैठा है, तो इसकी सूचना मिलने पर सरकार द्वारा बनाई गई वक्फ बोर्ड की तरफ से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी वक्फ का CEO उस व्यक्ति को नोटिस भेजेगा जिसने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है, और इसके साथ ही वक्फ की तरफ से इंक्वायरी भी की जाएगी कि वह जमीन वक्फ की है या नहीं है। डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। अगर वक्फ इस बात से कन्विंस हो जाएगा कि हाँ ये संपत्ति वक्फ की है और इस पर कब्जा किया हुआ है, तो वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन देगा कि वक्फ की हुई जमीन पर से कब्जा हटवाया जाए। फिर वक्फ ट्रिब्यूनल तय करेगा कि जमीन वक्फ है या नहीं है और इसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन देगा। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो हाईकोर्ट जा सकता है, और ये चीज़ किसी भी धर्म से जुड़ी हुई जमीन और संपत्ति को लेकर हो सकती है। हर जगह लगभग यही प्रोसेस है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वक्फ बोर्ड में अलग से कोई प्रावधान है। दरअसल वक्फ बोर्ड वैसे ही है जैसे बाकी धर्मों के मंदिर मठों के लिए कानून और ट्रस्ट बनाए जाते हैं, जैसे श्री जगन्नाथपुरी एक्ट है 1955 का, श्री सिद्धि विनायक गणपति टेम्पल ट्रस्ट एक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट है, और अभी हाल ही में जैन बोर्ड बनाए जाने की भी बात चल रही थी। सिखों के गुरुद्वारों को चलाने का काम भी सिखों के द्वारा ही गुरुद्वारा कमेटी करती है। सब धर्मों के ट्रस्ट और बोर्ड्स को उनके ही धर्म से जुड़े लोग चलाते हैं, दूसरे धर्म का नहीं चलाता। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी धर्म या वर्ग को ये ना लगे कि सरकार उनके धर्म के काम में हस्तक्षेप कर रही है। वैसे ही वक्फ है, वक्फ से रिलेटेड नियम लगभग ये रहे जो हमने आपको अभी तक बताए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वक्फ की जमीन कितनी है और असल में वक्फ बोर्ड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन रेलवेज और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के बाद वक्फ बोर्ड इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8.72 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं और इन प्रॉपर्टीज में लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इसमें से 80% रूरल एरियाज में है और 20% अर्बन एरियाज में है। इंडिया में टोटल 32 वक्फ बोर्ड हैं और जिनमें से शिया वक्फ बोर्ड हैं और हर वक्फ बोर्ड को लगभग 200 लोग कंट्रोल करते हैं। साल 2005 में मुस्लिम समाज की सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन को स्टडी करने के लिए एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी जिसको सच्चर कमेटी कहा जाता है। सच्चर कमेटी ने पाया कि वक्फ प्रॉपर्टीज की जो बुक वैल्यू है वो 6000 करोड़ रुपए के अराउंड है और इनकी मार्केट वैल्यू तो 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है। लेकिन इन प्रॉपर्टीज से जो एनुअल इनकम आती है वो सिर्फ 153 करोड़ रुपए है। अब सच्चर कमेटी का कहना था कि अगर इन प्रॉपर्टीज को एफिशिएंटली यूज किया जाए यानी ढंग से यूज किया जाए तो ये साल में 10% की इनकम दे सकती हैं, यानी कि 12,000 करोड़ के आसपास। अब कहाँ 163 करोड़ रुपए और कहाँ 12,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा डिफरेंस नहीं था। सच्चर कमेटी के हिसाब से अगर वक्फ सिस्टम ही ढंग से काम करे तो वो गरीब मुसलमानों की बहुत मदद कर सकता है, लेकिन कोई अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं है और साथ में इनएफिशिएंट यूज भी हो रहा है और इसकी वजह से वक्फ सिस्टम का एक बड़ा पार्ट मुस्लिम कम्युनिटी में पॉवर्टी के एलिमिनेशन को लेकर सीरियस नहीं है। सच्चर कमेटी के हिसाब से वक्फ में मिसमैनेजमेंट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 6 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद भी 30% से ज़्यादा मुसलमान लगभग गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं। सच्चर कमेटी ने यह भी बताया कि जहां पर भी वक्फ प्रॉपर्टीज का एफिशिएंट यूज हो रहा है वो 20% तक का एनुअल रिटर्न निकालने में कामयाब हो रही हैं। बहुत सी वक्फ प्रॉपर्टी पूरे देश में प्राइम लोकेशंस पर हैं। अगर इनका ढंग से इस्तेमाल हो यानी इनका यूज हो तो इनकी मार्केट वैल्यू और इनकम दोनों बढ़ जाएगी। दरअसल वक्फ के मामले में 3 मेजर इश्यूज आते हैं। पहला तो यह है कि वक्फ ऑफिशियल्स जो हैं वो इन प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा ये कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जो ऐसे ही पड़ी हुई प्रॉपर्टीज हैं, उन पर इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है। और तीसरा ये कि अगर कोई प्रॉपर्टी कब्जा कर ली गई है तो उस पर जो लीगल प्रोसेस है वो बहुत लेंथी है और बहुत एक्सपेंसिव है। सच्चर कमेटी ने यह भी कहा कि ऐसे बहुत से केसेज हैं जहां मुतवल्लीज वक्फ को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे दरगाह में जो ऑफरिंग्स आई, पैसे आए, वो खुद रख लिए और प्रॉपर्टीज सस्ते में रेंट पर दिखा दी और बाकी पैसा खुद ले लिया। कहीं पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनना था तो उसकी जगह दुकानें बना दी। इसके अलावा इंक्रोचमेंट जो हुआ वो प्राइवेट लोगों ने तो किया ही,
सरकार और उसकी एजेंसीज ने भी किया। इंक्रोचमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक पूरी तरह से कब्जा जिसमें कोई रेंट या किसी भी तरह का पेमेंट नहीं दिया जाता, और दूसरा जिसमें बहुत साल पहले कोई रेंट तय हुआ था और उसको बढ़ाया ही नहीं जा रहा। साथ में प्राइवेट इंक्रोचमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इन पे सालों साल केसेस चलते रहते हैं। अब वक्फ बोर्ड पर जो सरकारी इंक्रोचमेंट है उससे प्रॉब्लम ये आती है कि वक्फ सिस्टम में सुधार जब हो तब जब खुद सरकार वक्फ की ज़मीनों को सही रेंट पे करे। 1970 के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सब चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिख के कहा कि वो या तो वक्फ प्रॉपर्टीज को खाली करें या उनको सही मार्केट वैल्यू पर खरीद लें या उन्हें लीज पर लेकर मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेंट पे करें। वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर दिल्ली में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। नई दिल्ली बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 1911 और 15 में बहुत बड़े क्षेत्र एक्वायर कर लिए। इनमें वक्फ की प्रॉपर्टीज भी थी और इनमें से बहुत से केसेज में कंपनसेशन दिया ही नहीं गया। आगे साल 1940 में 42 केसेज में सरकार ने वक्फ बोर्ड के उत्तराधिकारियों के साथ इंडिविजुअल एग्रीमेंट किए कि ये रिलीजियस पर्पज के लिए ही इस्तेमाल होंगी। उसके बाद 1970 में सरकार ने बहुत सी प्रॉपर्टीज जिनमें से ये 42 केसेज शामिल थे इनको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। इसके खिलाफ लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो दोनों ही सरकारी एजेंसीज हैं इन्होंने 300 केसेस फाइल कर दिए। इसके बाद 1974 से 1984 तक कई हाई पावर्ड कमेटियां बनाई गईं और उन्होंने ये डिस्प्यूट एग्जामिन किए। इन कमेटीज ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज के मामले में ये साफ है कि इनको वक्फ क्लासीफाई किया जाए और दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके अलावा 40 और ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो वक्फ थी लेकिन वो सरकारी प्रॉपर्टीज के अंदर आती थी, जैसे पब्लिक पार्क्स आते थे। ऐसे केसेज में डिसाइड किया गया कि इनकी ओनरशिप सरकार के पास रहेगी, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड भी इनको यूज कर सकता है। लेकिन इस मामले पर जून 1984 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस डिसीजन पर स्टे ऑर्डर लगा दिया कि इन प्रॉपर्टीज का स्टेटस को मेंटेन किया जाए, यानी कि जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए और इनका पोजीशन सरकार के पास ही रखा जाए। अब सरकार ने बोला कि हमने डिसाइड करके ये 123 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दी थी यानी दी हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक इस स्टे के इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लगभग 30 साल तक इन प्रॉपर्टीज पर कोई नया डिसीजन नहीं हुआ। इन प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू सच्चर कमेटी ने 2005 में 6000 करोड़ बताई थी और अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद लगभग 8 साल बाद सरकार ने इस केसेज में कुछ नहीं किया। 2014 के जब लोकसभा चुनाव आए तो उससे 1 महीने पहले मनमोहन सरकार ने ये प्रॉपर्टीज डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी, लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही सरकार बदल जाती है और केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं।